मॉडल्स ऑफ हेल्थ का सेकंड पार्ट, जिसमें हम थोड़ा इलैबोरेटिवली या थोड़े एक्सपेंड फॉर्म में मॉडल्स को पढ़ेंगे। पहले पार्ट में आपने बायोमेडिकल मॉडल, बायोसाइकोसोशल मॉडल और हेल्थ बिलीफ मॉडल को ऑलरेडी पढ़ा है। हेल्थ बिलीफ मॉडल आपको पता है कि बेसिकली प्रपोज किया गया था रोजनस्टॉक और उनके कोलीग्स के द्वारा। एक कॉग्निटिव मॉडल है जो कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ये मॉडल जो है वो एक्सप्लेन करता है कि जो हमारा हेल्दी बिहेवियर है वो बेसिकली बेस्ड किस पे है, हमारी इंडिविजुअल बिलीफ पे, जो कि हमारी हेल्थ कंडीशंस के बारे में, अपनी हेल्थ कंडीशंस के बारे में जो भी बिलीफ रखते हैं उसी पे बेस्ड होता है हमारा हेल्दी बिहेवियर। और इसमें 6 कंपोनेंट्स आते हैं। परसीव्ड सस्पेक्टिबिलिटी, यानी कि किसी जो हेल्दी प्रॉब्लम होने की जो पॉसिबिलिटी है या रिस्क है उसके बारे में हमारा खुद का सब्जेक्टिव असेसमेंट कैसा है। ठीक है, तो हेल्थ बिलीफ मॉडल यह प्रिडिक्ट करता है कि जो व्यक्ति किसी भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम से इफ़ेक्ट होने की जो पॉसिबिलिटी है या रिस्क है उसको किस तरीके से देखता है। ठीक है, वह अधिक से अधिक ऐसा बिहेवियर करना चाहता है कि उसे रिस्क का सामना करना पड़े, या वो ऐसे बिहेवियर करना चाहता है कि उसे अधिक से अधिक रिस्क का सामना ना करना पड़े। अगर वो ऐसा हेल्दी बिहेवियर कर रहा है और रिस्क को अवॉइड कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो हेल्दी रहेगा। और दूसरी तरफ अगर व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क ले रहा है, बार बार प्रॉपर डाइट नहीं अपना रहा है, एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, मेडिटेशन नहीं कर रहा है, योगा नहीं कर रहा है, तो बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं, रिस्क हैं, वो क्या होंगे, उसके हेल्थ को वर्स्ट कर सकते हैं और वो अनहेल्दी बिहेवियर कर सकता है और अनहेल्दी हो भी सकता है। तो ये है परसीव्ड सस्पेक्टिबिलिटी। नेक्स्ट है परसीव्ड सीवियरिटी। परसीव्ड सीवियरिटी यानी कि किसी हेल्थ प्रॉब्लम की सीवियरिटी या पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। कोई भी इंसान को कोई भी प्रॉब्लम हो गई है तो पर्सन का क्या बिलीफ है उस प्रॉब्लम को लेके, किस तरीके से वो देख रहा है। अगर कई बार होता है कि इंसान को बहुत सीवियर प्रॉब्लम्स हो गई हैं लेकिन उसका पॉजिटिव एटीट्यूड है या पॉजिटिव बिलीफ है टुवर्ड्स दैट प्रॉब्लम, तो वो उससे कोप कर जाता है। ठीक है, या बहुत अच्छे से कोप कर रहा होता है। लेकिन प्रॉब्लम बहुत छोटी है लेकिन नेगेटिव एटीट्यूड है, नेगेटिव बिलीफ है, तो कोप करने में ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। प्रॉब्लम को सॉल्व होने में, उस इशू को, उस इलनेस को रिकवर होने में इंसान को बहुत टाइम लग जाता है। फिर है परसीव्ड बैरियर। परसीव्ड बैरियर पहले आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो पर्सन का जो हेल्थ है उससे रिलेटेड जो भी बिहेवियर है उसमें कुछ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आती हैं जिसको दूर करने के लिए दूर करने के लिए इंसान एफ़र्ट करता है, पर उस एफ़र्ट में कुछ बैरियर्स भी आ जाते हैं। जब इंसान अपने हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए कुछ एक्शन करता है परंतु उसके सामने डिफरेंट प्रॉब्लम, जैसे इकोनॉमिकल प्रॉब्लम आ गई, फाइनेंस नहीं है, घर से बहुत दूर है हॉस्पिटल, कोई योग्य पर्सन, कोई नॉलेजेबल एक्सपर्ट अवेलेबल नहीं है, कोई अच्छा एडवाइज़र अवेलेबल नहीं है, तो क्या है, परसीव्ड बैरियर डेवलप हो रहे हैं। फिर आता है परसीव्ड बेनिफिट। हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर पर हेल्थ को उन्नत बनाने वाले जो एक्शंस हैं या बिहेवियर हैं, या उसको मेंटेन करने वाले जो एक्शंस हैं या बिहेवियर हैं, उनके बेनिफिट्स का भी इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, परसीव्ड बेनिफिट से मतलब या इस बात से है कि हम कहाँ तक ऐसे एक्शंस और बिहेवियर से ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि हम अगर ऐसे एक्शन करेंगे, ऐसे बिहेवियर करेंगे जिससे हमें रिस्क नहीं होगा या हमें इलनेस नहीं होगी। ठीक है, जैसे हम डेली ये सोच के कर रहे हैं, डाइट हम अच्छी प्रॉपर डाइट ले रहे हैं, बैलेंस डाइट ले रहे हैं, न्यूट्रिशियस डाइट ले रहे हैं, रोज़ योगा कर रहे हैं, रोज़ वॉक कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं और प्रॉपर अपनी हेल्थ पे ध्यान दे रहे हैं, तो ये क्या है, परसीव्ड बेनिफिट है। और हम ये बिलीफ रख के चल रहे हैं कि ऐसा करने से जो हमारा बिहेवियर है उस बिहेवियर से हमारी हेल्थ को क्या होगा, बेनिफिट पहुंचेगा और इलनेस डेवलप होने की जो संभावना है वो कम से कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये था। फिर है क्यूज टू एक्शन, मतलब कि ऐसे कौन से ट्रिगर्स हैं या ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपके बिहेवियर चेंज को मोटिवेट कर रही हैं।
भाई वो कई लोग होंगे, आपका बच्चा खुद का आपके लिए ट्रिगर का काम कर सकता है, वो मोटिवेट कर सकता है आपके अंदर बिहेवियर को चेंज करने का, आपकी फैमिली आपके लिए ट्रिगर्स का काम कर सकती हैं। नेक्स्ट है सेल्फ एफिकेसी, मतलब आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, आपको अपनी खुद की एबिलिटी पे कितना कॉन्फिडेंस है कि आप नेसेसरी एक्शन या नेसेसरी चेंज अपने अंदर ला सकते हो। ठीक है, दैट इज़ ऑल 6 कंपोनेंट। होपफुली आप लोग को समझ में आ गए होंगे। ये सारे के सारे अपने आप में या एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ MCQs हैं, जैसे से पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ की कंपोनेंट ऑफ द हेल्थ बिलीफ मॉडल। तो आपने पढ़ाई है परसीव्ड सस्पेक्टिबिलिटी, बेनिफिट्स, क्यूज टू एक्शन, ये सारे के सारे हैं, सब्जेक्टिव नॉर्म्स नहीं हैं। ठीक है, ऐसे ही बाकी के क्वेश्चंस भी हैं, उसको आप पढ़ लीजिएगा MCQs। नेक्स्ट थ्योरी है थ्योरी ऑफ रीजन एक्शन। थ्योरी ऑफ रीजन एक्शन जो थी वो एजेन और फिस्बिन ने 1980 में दी थी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया था कोई भी हेल्दी बिहेवियरल इंटेंशन का एक डायरेक्ट आउटकम होता है। कोई भी हेल्दी बिहेवियर जो हम कर रहे हैं वो क्या है, बिहेवियरल इंटेंशन, हमारी खुद की जो बिहेवियरल इंटेंशन है उसका एक डायरेक्ट आउटकम होता है, क्योंकि इस तरह की इंटेंशन के अनुकूल ही व्यक्ति या अप्रोप्रिएट बिहेवियर कर रहा है या पर्टिकुलर हेल्दी बिहेवियर कर रहा है। हमारे अंदर बिहेवियरल इंटेंशन होगी उस पर्टिकुलर हेल्दी बिहेवियर को करने के लिए, तभी हम उसको कर रहे हैं। कोई ना कोई रीज़न होता है, हम योगा कर रहे हैं तो कोई ना कोई रीज़न हम अपने आप को दे रहे होंगे, कोई ना कोई बिहेवियरल इंटेंशन हमारे अंदर होगी ही होगी उस को करने के लिए, तो डायरेक्ट आउटकम से रिलेट होगा। ठीक है, मतलब कोई भी हम हेल्दी बिहेवियर कर रहे हैं तो वो किसी ना किसी हेल्दी बिहेवियर इंटेंशन से डायरेक्टली रिलेटेड होगा और डायरेक्ट आउटकम होता है उसका। ठीक है, तो इसमें वही चीज़ बताई गई है कि अगर हम योगा कर रहे हैं, प्रॉपर डाइट ले रहे हैं, तला भुना नहीं खा रहे हैं, 7 बजे से पहले खाना खा ले रहे हैं, तो ये सब क्या है, जो हमारे हेल्दी बिहेवियर है वो किसी न किसी हेल्दी बिहेवियर इंटेंशन का एक डायरेक्ट आउटकम है। ठीक है, क्योंकि इस तरह की इंटेंशन के अकॉर्डिंग ही बिहेव करने पर पर्सन को क्या हो पाता है, हेल्दी बिहेवियर एडेप्टेबिलिटी में इंगेज हो पाता है पर्सन। आइजन ने बताया कि जो बिहेवियरल इंटेंशन है, ठीक है, उसमें 2 कंपोनेंट्स शामिल होते हैं। अभी इससे पहले जो हमने थ्योरी की बात की थी हेल्थ बिलीफ मॉडल में, इसमें 6 कंपोनेंट थे। ठीक है, इसमें क्या है, 2 कंपोनेंट्स हैं, एक्शन और एटीट्यूड। ठीक है, एक्शन और एटीट्यूड। ठीक है, या इसको बोल सकते हो आप एटीट्यूड टूवर्ड्स द बिहेवियर और सब्जेक्टिव नॉर्म्स। ठीक है, जिसको एटीट्यूड आपका जो बिहेवियर के प्रति हैं और सब्जेक्टिव नॉर्म्स जो दूसरा है। ठीक है, पर इससे पहले भी किए जाने वाले जो बिहेवियर है, यानी कि जो हम एक्शन कर रहे हैं, बिहेव कर रहे हैं, उसके प्रति जो हमारा एटीट्यूड है, ठीक है, वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए और उसके बारे में एक सब्जेक्टिव नॉर्म भी होना चाहिए। तो 2 कंपोनेंट से मिलके बना है हमारा जो बिहेवियर है, एटीट्यूड और सब्जेक्टिव नॉर्म से। ठीक है, इसको इस तरीके से लिखा। एजेन ने जो बिहेवियरल इंटेंशन बताया उसमें 2 कंपोनेंट शामिल हैं। उन्होंने कहा कि हमारा जो बिहेवियर है या जो एक्शन है उसमें 2 इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट शामिल हैं। एक है हमारा एटीट्यूड, यानी कि हमारा जो इस एटीट्यूड है टूवर्ड्स द बिहेवियर, और दूसरा सब्जेक्टिव नॉर्म्स। ठीक है, दोनों रिलेट होते हैं बिहेवियर इंटेंशन से, जिसकी वजह से हम कोई पर्टिकुलर बिहेवियर कर पाते हैं। ठीक है, बिहेवियर इंटेंशन जो है इसमें 2 चीज़ें शामिल हैं, हमारा एटीट्यूड और हमारे सब्जेक्टिव नॉर्म्स, जिसकी वजह से हम कोई हेल्दी बिहेवियर कर पा रहे हैं। ठीक है, अब जैसे इन्होंने बताया कि अगर एक पर्सन, ठीक है, या एक स्मोकिंग करने वाला व्यक्ति यह बिलीव करता है कि स्मोकिंग करने से सीरियस हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स डेवलप हो सकती हैं, और साथ ही उसे यह भी बिलीफ है कि दूसरे लोग भी चाहते हैं कि उसे स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, तथा यदि वह इस नॉर्म के अकॉर्डिंग, ठीक है, कन्फर्मिटी दिखाने के लिए तैयार भी हो जाता है, तो वह क्या करेगा, स्मोकिंग रोकने का तीव्र या बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का इंटेंशन दिखाएगा। ठीक है, एक तो वो उसे खुद भी विश्वास है कि स्मोकिंग वो कर रहा है तो उसे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और दूसरा कि वो ये जानता है कि दूसरे लोग, उसके घर वाले, उसके फ्रेंड्स सब चाहते हैं कि वो स्मोकिंग करना छोड़ दें। ठीक है, तो एक तो क्या है उसका एटीट्यूड, दूसरा सब्जेक्टिव नॉर्म्स। ठीक है, जिसकी वजह से वो ऐसा बिहेवियर इंटेंशन दिखाएगा
और उसी के अनुसार वो क्या करेगा, अपने बिहेवियर में चेंज लाएगा। ठीक है, तो इसमें हमने क्या बताया था, बिहेवियर इंटेंशन में दो चीज़ें शामिल हैं। एक एटीट्यूड क्या है इसमें, उसका खुद का बिलीफ कि स्मोकिंग करने से उसको हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ सकता है। सब्जेक्टिव नॉर्म्स के दूसरे लोग भी चाहते हैं कि वो स्मोकिंग करना छोड़ दें, तो अब इसकी वजह से वो एक बिहेवियर इंटेंशन दिखाएगा। बिहेवियर इंटेंशंस क्या है उसकी, स्मोकिंग करना छोड़ देना। तो ये एक्सट्रीम लेवल की होगी और अपने बिहेवियर में चेंज ले आएगा। ठीक है, यही बताया गया है इसमें। बाकी मैंने इसको थोड़ा सा डिटेल में लिख दिया है। अब इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, लिखा हुआ है BI इक्वल टू A प्लस SNBI इक्वल टू A प्लस SN। ठीक है, ये MCQ है आपका। अकॉर्डिंग टू TRA बिहेवियर इज प्राइमरीली डिटरमाइंड बाय बिहेवियर इंटेंशन। अभी हम लोग बार बार बात कर रहे हैं इस चीज़ की। नेक्स्ट हमारी थ्योरी आती है थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर। ठीक है, इसको एजन ने दिया था। इन्होंने बताया था कि बिहेवियर मॉडिफिकेशन का जो उनका पुराना थ्योरी था, अभी जो हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, तो उसको इन्होंने रिवाइज किया और थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर को तैयार किया, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि उन बिहेवियर को भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं, या उन बिहेवियर के चेंजेस की का भी इंटरप्रिटेशन हम दे पाएंगे जो व्यक्ति के या पर्सन की पर्सनल कंट्रोल में नहीं होता। ठीक है, पर हमारी हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, TRA में हम पर्सनल कंट्रोल जैसी चीज़ों की बात नहीं कर रहे थे, पर इस थ्योरी में उन्होंने कहा कि हम उन सब चीज़ों को भी इंटरप्रेट कर सकते हैं जो हमारे पर्सनल कंट्रोल में नहीं है, पर हमारे बिहेवियर चेंज को या बिहेवियर को इफ़ेक्ट करते हैं। तब इसमें वो 2 कंपोनेंट तो शामिल हैं ही हैं। ठीक है, तो इसमें अब 3 फैक्टर कौन कौन से हो गए, हमारे एक्शन से रिलेटेड 3 फैक्टर कौन कौन से हो गए। एटीट्यूड रिलेटेड टू हमारे बिहेवियर से, दूसरा सब्जेक्टिव नॉर्म्स, तीसरा हमारा बिहेवियर इंटेंशन था ही। ठीक है, अब एक और फैक्टर इसमें शामिल हो गया परसीव्ड बिहेवियरल कंट्रोल। ठीक है, वही PBC करके मैंने दिया, बाकी का नहीं दिया। ठीक है, कि बाकी अब समझ लो कि बाकी 3 तो है, बिहेवियर इंटेंशन है जिससे हमारे 2 फैक्टर जुड़े हुए थे। हमारा पहला क्या था, एटीट्यूड, दूसरा था हमारा सब्जेक्टिव नॉर्म्स और तीसरा बिहेवियर इंटेंशन। ठीक है, उसमें उसी से निकले थे, इसमें 3 अलग अलग बताए गए हैं, और प्लस चौथा हो गया परसीव बिहेवियर कंट्रोल। ठीक है, अब इसमें उन्होंने बताया कि जो हमारा बिहेवियर इंटेंशन है उसको हमारा एटीट्यूड, हमारा सब्जेक्टिव नॉर्म और हमारा परसीव बिहेवियर कंट्रोल तीनों अफेक्ट करेंगे, जिसकी वजह से हम कोई बिहेवियर या एक्शन कर पाएंगे। ठीक है, अब इसमें TPA मतलब पहली वाली थ्योरी और TPB, इसमें मेन डिफरेंस क्या हुआ कि इसमें 3 फैक्टर हैं, इसमें 4 फैक्टर हैं, जिसके तहत हेल्दी बिहेवियर में चेंजेस को डिफाइन किया गया है। अब परसीव बिहेवियर कंट्रोल से तात्पर्य क्या है, व्यक्ति का जो पर्टिकुलर बिहेवियर है पर जो कंट्रोल है उसके परसेप्शन से होता है। ठीक है, व्यक्ति का जो अमुक व्यवहार है, अमुक व्यवहार पर जो कंट्रोल होने का परसेप्शन है से रिलेटेड होता है, तो साथ ही साथ उससे यह भी रिफ्लेक्ट होता है कि उस बिहेवियर से संबंधित पूर्व में सफलता मिली है या उसको ऑब्स्टिकल का सामना करना पड़ा है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि परसीव बिहेवियरल कंट्रोल एक ऐसा फैक्टर है जो बताता है कि व्यक्ति को यह बिलीफ है कि वह जो भी एक्शन करने की सोच रहा है उसका वही प्रभाव होगा जिससे पहले से ही उसने सोच रखा था, क्योंकि वो उसके कंट्रोल में है। अगर मैं ऐसा करूँगा तो डेफिनेटली मेरी हेल्थ सुधर जाएगी, क्योंकि मैंने पहले भी उससे अपनी हेल्थ को सुधारा है। अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो मेरी हेल्थ पे इफ़ेक्ट आ सकता है। तो परसीव्ड बिहेवियरल कंट्रोल जो उसने पहले भी अनुभव किया है या जिन चीज़ों के बारे में वो अपना बिलीफ रखता है उससे भी हमारा बिहेवियर इफेक्टेड होता है। दैट इज़ कॉल्ड द परसीव्ड बिहेवियरल कंट्रोल, द एक्सटेंट टू विच अ पर्सन बिलीव्स दे कैन कंट्रोल परफॉर्मिंग द बिहेवियर। ठीक है, जो भी बिहेवियर हो रहा है उसको वो कंट्रोल कर सकता है। ये इसका MCQ है, विच कंपोनेंट डिफ्रेंशिएट TPB फ्रॉम TRA बाई परसीव बिहेवियर कंट्रोल। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन मोटिवेशन थ्योरी PMT, जिसे रॉजर्स ने दिया था। इस थ्योरी के अनुसार जब भी व्यक्ति किसी टाइप की हेल्दी, ठीक है, या हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम से
फेमिलियर होता है या जूझ रहा होता है, तो उससे निपटने के लिए वह कुछ अप्रूवल को यूज़ करता है, जो दो तरह के का होता है। ठीक है, थ्रेट अप्राइजल और कोपिंग अप्राइजल। अब थ्रेट अप्राइजल क्या होता है और कोपिंग अप्राइजल क्या होता है? जब व्यक्ति हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम से उत्पन्न थ्रेट का इवैल्यूएशन तथा उससे कहते हैं फाइट करने का इवैल्यूएशन करता है, तो उसमें एक स्पेसिफिक टाइप का इंटेंशन डेवलप हो जाता है, जिससे प्रोटेक्शन मोटिवेशन डेवलप हो जाता है। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग वो अडेप्टिव रिस्पॉन्स करेगा या तो माल अडेप्टिव रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, इसमें हमने क्या बताया कि जब भी पर्सन किसी भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम से जूझ रहा है, ठीक है, या किसी भी उसको कोई थ्रेट मिला, किसको एकदम सर दर्द होने लगा, नौजिया होने लगा, पेट दर्द होने लगा, कोई भी थ्रेट मिला, तो वो उसका इवैल्यूएशन करेगा और उससे वो फाइट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, इसका भी इवैल्यूएशन वो करेगा। और उस इंटेंशन या उसको जो अपने आप को प्रोटेक्ट करने की जो मोटिवेशन होगी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग या तो वो अडेप्टिव रिस्पॉन्स करेगा या तो मतलब अडेप्टेबल रिस्पॉन्स करेगा या माल अडेप्टिव रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, ये दो तरीके के वो रिस्पॉन्सेस कर सकता है। तो वही उसमें बताया। तो इसमें जो पहला फैक्टर है जो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम से उत्पन्न थ्रेट पे बेस्ड होता है, उसे कहते हैं थ्रेट अप्राइजल, तथा जो कोपिंग, जो उसे कोप करने के लिए प्रमोट करता है, उसे कहते हैं कोपिंग अप्राइजल। तो इवैल्यूएट द सीवियरिटी ऑफ द थ्रेट ऑफ वंस वल्नरेबिलिटी। ठीक है, जब हम थ्रेट की सीवियरिटी देख रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड द थ्रेट अप्राइजल। और अगर हम असेस कर रहे हैं कि एक पर्सन के अंदर कितनी एबिलिटी है कोप करने की और थ्रेट को रिड्यूस करने की, दैट इज कॉल्ड द कोपिंग अप्राइजल। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, पर मेन चीज़ें मैं बता दे रही हूँ कि ऐसे तो बहुत लंबा हो जाएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति ये समझता है कि HIV एड्स एक बहुत ही सीरियस रोग है, जो है भी। ऐसी सिचुएशन में तब व्यक्ति में इस हेल्थ प्रॉब्लम्स के प्रति सीवियरिटी हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। अब यदि उसे यह बिलीफ होने लगता है कि यदि वह, ठीक है, कुछ प्रोटेक्शंस का यूज़ नहीं करेगा तो वह इस बीमारी से बच नहीं पाएगा। ठीक है भाई, ये हम सभी जानते हैं क्यों यूज़ होता है। तो उसने ये सोचा कि अगर वो प्रोटेक्शंस यूज़ नहीं करेगा तो वो इस बीमारी से बच नहीं पाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि व्यक्ति में उस स्पेसिफिक रोग से, ठीक है, परसीव वल्नरेबिलिटी भी है, परंतु यदि वो यह सोचता है कि अगर वो ऐसी चीज़ों का यूज़ नहीं भी करता है तो भी जो हैसल्स हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं, वो भी कम होंगे। इस तरह का जो बिलीफ है एक तरह का क्या है, इंटरनल रिवॉर्ड का काम करेगा। परंतु इससे अगर कोई प्रॉब्लम उत्पन्न होती है, उससे थ्रेट जो होता है, तो जो उसको थ्रेट मिलेगा दैट इज कॉल्ड द थ्रेट अप्राइजल, बहुत अधिक हो जाएगा। ठीक है, और प्रॉब्लम की जो थ्रेट है उससे डेवलप जो उसका उससे लड़ने का जो जज्बा होगा दैट इज कॉल्ड द कोपिंग अप्राइजल, क्योंकि उसका कोपिंग अप्राइजल बढ़ जाएगा। ठीक है, इसी को बताया गया है। अगर हम थ्रेट पे फोकस कर रहे हैं, उसकी सीवियरिटी को चेक कर रहे हैं, वैल्यूएट कर रहे हैं, कितना हमें कोई बीमारी थ्रेट दे रही है, दैट इज कॉल्ड द थ्रेट अप्राइजल। और अगर हम ये देख पा रहे हैं कि सामने वाला उस थ्रेट से डर नहीं रहा है, वो कह रहा है नहीं नहीं हम हेल्दी स्ट्रेटजीज अपनाएंगे, बैलेंस डाइट अपनाएंगे, प्रोटेक्टिव चीज़ें यूज़ करेंगे तो हम बचा लेंगे अपने आप को, हमें ऐसी प्रॉब्लम्स का फेस नहीं करना पड़ेगा, प्रॉपर चेकअप्स कराएंगे, तो दैट इज़ कॉल्ड द कोपिंग अप्राइजल। तो सीवियरिटी ऑफ वल्नरेबिलिटी और इंटरनल रिवॉर्ड मिलके बनाते हैं थ्रेट अप्राइजल, और वहीं रिस्पॉन्स एफिकेसी और रिस्पॉन्स कॉस्ट मिलके बनाते हैं कोपिंग अप्राइजल, जिससे प्रोटेक्शन मोटिवेशन बनता है। ठीक है, सीवियरिटी और वल्नरेबिलिटी, ठीक है, प्लस इंटरनल रिवॉर्ड मिलके क्या बनाएंगे, थ्रेट अप्राइजल। और वहीं रिस्पॉन्स की एफिकेसी और रिस्पॉन्स में कितना कॉस्ट आ रहा है दैट इज मिलके बनाएंगे कोपिंग अप्राइजल। और इन दोनों की वजह से, यानी कि थ्रेट अप्राइजल और कोपिंग अप्राइजल की वजह से प्रोटेक्शन मोटिवेशन हमारा डेवलप हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ट्रांस थियोरेटिकल मॉडल। ठीक है, अब ट्रांस थियोरेटिकल मॉडल जो है हमारा, वो किसने प्रपोज किया हमारा, कि
प्रोचास्का ने, डी क्लेमेंटी ने। ये मॉडल बताता है कि किस तरह बिहेवियर चेंज होता है, किस तरीके से 6 स्टेजेस से गुजरता है बिहेवियर चेंज। ठीक है, पहले में है प्री कंटेम्पलेशन, मतलब कि हमें कोई इंटेंशन नहीं होती, हम नहीं चाहते हमारा बिहेवियर चेंज हो। कंटेम्पलेशन के स्टेज में हम थोड़ा कंसिडर करने लगते हैं कि हाँ ठीक है, बिहेवियर चेंज इज़ गुड। फिर प्रिपरेशन, प्लानिंग करते हैं, कुछ ऐसे एक्शंस को यूज़ करते हैं जिससे हम इंगेज हो जाते हैं किसमें, बिहेवियर चेंज में, चाहे वो हम पैसिवली ही सोच रहे हों। एक्शन जब हम करने लगेंगे मतलब एक्टिवली इंगेज हो गए चेंजिंग बिहेवियर। मेंटेनेंस, उस स्टेप्स को जो हमने एक्टिवली इन्वॉल्व हुए हैं उसको हम मेंटेन करके रखेंगे, सस्टेन द बढ़ाते जाएंगे द बिहेवियर चेंज। टर्मिनेशन, नो रिस्क ऑफ रिलैप्स, और ये ऑप्शनल स्टेज होती है। नेक्स्ट है हमारा इंफॉर्मेशन मोटिवेशन बिहेवियरल स्किल मॉडल। ये फिशर ने दिया था, इनका जैसा नाम है मॉडल का वैसे ही चीज़ें हैं कि इन्होंने बताया कि जो मॉडल है वो सजेस्ट करता है 3 फैक्टर की वजह से हम हेल्दी बिहेवियर करते हैं। पहला तो इन्फॉर्मेशन की वजह से, अगर हमें एक्यूरेट नॉलेज है अपनी हेल्थ इश्यूज़ के बारे में तो हम ज़्यादा अच्छे से बिहेव कर पाएंगे। मोटिवेशन, अगर हम हेल्थ इश्यूज़ के नॉलेज ही काफ़ी नहीं है, मोटिवेशन भी होना चाहिए उसको सुधारने का, अच्छी हेल्दी हैबिट्स को डेवलप करने के लिए। फिर बिहेवियरल स्किल्स, नेसेसरी स्किल्स भी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए उस बिहेवियर को परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट है सोशल कॉग्निटिव थ्योरी प्रपोज बाय पैंडुरा। इन्होंने बताया कि 3 फैक्टर हैं, इंडिविजुअल, एनवायरनमेंट एंड बिहेवियर, जो आपस में इंटरेक्शन करते हैं जिसकी वजह से हम हेल्दी बिहेवियर कर पाते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल यानी कि पर्सनल फैक्टर, इसमें आते हैं हमारे बिलीफ, एटीट्यूड, सेल्फ एफिकेसी। ये सब चीज़ें पर्सन या पर्सनल फैक्टर से रिलेटेड होती हैं, इंडिविजुअल फैक्टर से रिलेटेड होती हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर यानी कि हमारा सोशल और फिजिकल सराउंडिंग्स जो हैं वो क्या इफेक्ट डाल रही हैं। बिहेवियरल फैक्टर, पर्सन और इन्वायरमेंट यानी कि सिचुएशन आपस में मिलकर किस तरह का बिहेवियर ओरिजिन कर रही है। ठीक है, एक्शन टेकन बाय द इंडिविजुअल ऑन दैट सराउंडिंग। फिर एक कॉमन सेंस मॉडल बिल्कुल लेवेंथल ने दिया था। इन्होंने बताया कि कैसे इंडिविजुअल परसीव करता है किसी भी हेल्थ रिलेटेड थ्रेट को और कैसे उसके प्रति रिस्पॉन्ड करता है। तो पहला है इलनेस रिप्रेजेंटेशन, मतलब कि पर्सनल अंडरस्टैंडिंग क्या है पर्टिकुलर डिजीज़ या इलनेस के बारे में। फिर है कॉज ऑफ इलनेस, वो किस तरीके से देख रहा है कि क्या रीज़न हो सकता है जिस कंडीशन में आज फंसा हुआ है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, मतलब कि एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट क्या हो सकता है उस पर्टिकुलर इलनेस का। टाइमलाइन, परसीव ड्यूरेशन क्या है उस इलनेस की। कंट्रोल और क्योर, क्या वो उसको कंट्रोल कर पा रहा है, मैनेज कर पा रहा है, उसके अंदर ये बिलीफ है कि नहीं, या वो क्या कर रहा है कि क्योर नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट है डिफ्यूज़न ऑफ इनोवेशन थ्योरी ऑफ हेल्थ, एवर्ट रॉजर्स ने दी थी। इन्होंने बताया कि आजकल हम हेल्थ के लिए नए नए आइडियाज़, नई टेक्नोलॉजी, बिहेवियर, ठीक है, यूज़ कर रहे हैं और उसको स्प्रेड कर रहे हैं सोसाइटी में। इसमें 5 कैटेगरीज आती हैं इनोवेटर की, मतलब कि पहले हम अडॉप्ट करेंगे। अर्ली अडॉप्टर्स, ओपिनियन लीडर्स हु इन्फ्लुएंस अदर्स, मतलब कि ऐसे लीडर्स जो अपने ओपिनियन से दूसरों को इन्फ्लुएंस करते हैं। अर्ली मेजॉरिटी, डेलिब्रेट अडॉप्टर्स आते हैं इसमें, कि जो अपने आप ही डेलिब्रेटली अडॉप्ट कर लेते हैं चीज़ों को। लेट मेजॉरिटी, स्केप्टिकल बट इवेंचुअली अडॉप्टेड, ठीक है, मतलब थोड़ी सी देर से, जैसे कि जब वैक्सीनेशन आया था कोविड के दौरान, तो कुछ लोगों ने, अर्ली अडॉप्टर्स जिन्होंने, कुछ लोगों ने हमारे लिए रोल मॉडल का काम किया था, वो ओपिनियन लीडर्स बन गए थे। अर्ली मेजॉरिटी जिन्होंने सबसे पहले वैक्सीनेशन लगवा लिया, डेलिब्रेट अडॉप्टर्स। लेट मेजॉरिटी जिन्होंने सबसे लास्ट में लगवाया, और कुछ ऐसे थे जिनको फ़ोन कर करके, यानी कि लैगार्ड्स थे जिन्होंने बहुत लास्ट में लगवाया, उनको ज़बरदस्ती लगवाना पड़ा। ठीक है, ये हमारे क्या थे, इतने सारे जो मॉडल्स हैं, इन्होंने कुछ ना कुछ चीज़ें अपना बताई हैं कि किस तरीके से हेल्थ रिलेटेड मॉडल्स जो हैं वो काम करते हैं हमारे बिहेवियर चेंज में। फिर आता है हमारा बिहेवियरल इनैक्टमेंट मॉडल। ठीक है, इसमें जो बिहेवियर मॉडल है उसमें एक थ्योरी है, उसकी एक मान्यता ये है कि पर्सन का जो इंटेंशन है तथा बिहेवियर एक दूसरे से पूरी तरह मैच होता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई गैप नहीं होता। पर्सन की जो इंटेंशन है, जो उसका बिहेवियर है, एक दूसरे से क्या होता है, मैच होता है, क्योंकि इन दोनों में गैप नहीं होता। यदि व्यक्ति का इंटेंशन अपनी बुरी या बैड हैबिट को बदलने का होता है तो वो एडेप्टेबल बिहेव करता है, और नहीं बदलने का इंटेंशन होता है तो वो क्या करता है, माल एडेप्टिव बिहेवियर करने लगता है।
ठीक है। इन्हीं फिर इसमें कुछ स्टडीज़ हुई थी, कुछ लोगों ने स्टडी की और कुछ स्पेसिफिक रीज़न भी दिए कि कई स्टडीज़ में पाया गया कि जो पर्सन की इंटेंशन है और उसका जो बिहेवियर है उसमें गैप होता है। कुछ लोगों ने अलग स्टडीज़ की और कई बार ऐसा देखा गया कि जो इंटेंशन है स्पष्ट होने के बावजूद व्यक्ति कुछ रीज़न की वजह से अडेप्टेबल बिहेव नहीं कर पाता। भाई कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि हमारा बिहेवियर, इंटेंशन और बिहेवियर बिल्कुल क्लियर है, लेकिन फिर भी हम अडेप्टेबल बिहेव नहीं कर पा रहे। हमें पता है इस चीज़ से हमें नुकसान हो सकता है, फिर भी हम अडेप्टेबल बिहेव नहीं कर पा रहे हैं, हम माल अडेप्टिव बिहेवियर कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि ओसीडी में आप देख सकते हैं, आप साइकोलॉजी वाले बच्चे हो इसलिए मैं बता रही हूँ। ओसीडी में हम इंसान को पता है कि वो बार बार जिस थॉट को सोच रहा है या जो एक्ट कर रहा है वो यूजलेस है। ठीक है, उसको नहीं करना, फिर भी वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा। ठीक है, कई बार जैसे एक पर्सन, ठीक है, अपना मोटापा कम करना चाहता है, परंतु इसे कम करने के लिए वो जो व्यवहार ठीक है यूज़ करेगा वो क्या हो सकता है, फैटलेस भोजन नहीं करना, नियमित व्यायाम करना, उसे सब पता है, लेकिन फिर भी क्या होगा, वो जब नहीं कर पा रहा है तो क्या हो जाएगा, मालएडेप्टिव बिहेवियर हो गया, और कर पा रहा है तो एडेप्टिव बिहेवियर हो गया। इसी को कहा गया है बिहेवियरल इनएक्टमेंट मॉडल। मतलब कि व्यक्ति की इंटेंशन और बिहेवियर के बीच में कोई भी गैप होता है या नहीं होता है, उसी को इसमें डिफाइन किया गया है। ठीक है, फिर इसमें कुछ कंपोनेंट्स बताए गए हैं। पहला है इंटेंशन, मतलब कि जो इंटेंशन, जो विलिंगनेस है हमारी, जो विश है पर्टिकुलर बिहेवियर को लेके। सोशल फैक्टर, वो कौन कौन से कल्चरल, सोशल, सिचुएशनल फैक्टर हैं जो रोल प्ले करते हैं उस बिहेवियर की बिहेवियर इंटेंशन में। इमोशनल और अफेक्टिव रिस्पॉन्स, हम कितना इमोशनल और अफेक्टिव रिस्पॉन्स कर पा रहे हैं और कितना हिंडर हो रहा है हमारा बिहेवियर। हैबिट, क्या हम रिपीटेड बिहेवियर कर पा रहे हैं, ठीक है, या ऑटोमेटिक ओवर टाइम कर पा रहे हैं कि नहीं, रिड्यूस कर पा रहे हैं नीड फॉर कॉन्शियस डिसीजन मेकिंग को। फिर नेक्स्ट है फैसिलिटेटिंग कंडीशंस, क्या ऐसी कंडीशंस आ रही हैं जो हमें आगे बढ़ने के लिए फैसिलिटेट कर रही हैं, सपोर्ट कर रही हैं, या फिर कुछ ऑब्स्टिकल रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ये इसके कंपोनेंट्स हैं। अब हमारा आता है प्रिकॉशन अडॉप्टेशन प्रोसेस मॉडल। ठीक है, प्रिकॉशन अडॉप्शन प्रोसेस जो मॉडल है, इसके नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, पैपमा, PAPM। ठीक है, ये भी एक स्टेज मॉडल है जिसमें सबसे पहले विंस्टीन, ठीक है, विंस्टीन ने काम किया था, फिर सेडमैन जो थे इनके साथ जुड़ गए थे काम में। यह मॉडल इस बात को बताता है कि किस तरह व्यक्ति हेल्थ और इलनेस के बारे में कोई डिसीजन ले पाता है और इस डिसीजन को फिर एक्शन में बदल पाता है। ठीक है, पहले तो वो हेल्थ और इलनेस के बारे में कोई डिसीजन ले पाता है और फिर इस डिसीजन को एक्शन में बदल पाता है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग पर्सन हेल्थ रिलेटेड जो रिस्क है उससे पहले तो अनभिज्ञ रहता है, अनफैमिलियर रहते हुए ही स्टार्टिंग से हेल्थ रिलेटेड जो रिस्क है उसको पहचान करता है और फिर डिसीजन में आ जाता है। ठीक है, उसको पहले से लगने लगता है कि हाँ भाई मुझे कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम डेवलप ना हो जाए, तो स्टार्टिंग से ही भी काम लेके चलता है। जैसे पहली स्टेज जो होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है, स्टेज ऑफ अनअवेयरनेस की होती है। ठीक है, उसे नहीं पता कि उसे कोई बीमारी है, अनभिज्ञ रहता है, अनअवेयरनेस है। जैसे जो स्मोकिंग कर रहे हैं लोग, ठीक है, या थोड़ा फैटी खाना खा रहे हैं, ठीक है, उसको करने में थोड़ा भी हिचकिचाते नहीं, क्योंकि वो अवेयर हैं कि स्मोक करने से उन्हें क्या लीवर डैमेज हो सकता है, लीवर प्रॉब्लम हो सकती है, ज़्यादा भोजन करने से, वसायुक्त भोजन कराने से भी लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और भी चीज़ें। तो स्टेज ऑफ अनअवेयरनेस है ये। सेकेंड स्टेज में क्या है, अनएंगेज रहता है, मतलब कि सेकेंड स्टेज जिसमें व्यक्ति अपनी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में कोई भी इंगेजमेंट नहीं दिखाता, कोई डेडिकेशन नहीं होता उसको उस प्रॉब्लम से रिलेटेड। ठीक है, और भले ही वो रिस्क फैक्टर को अच्छे से जानता हो, ठीक है, लेकिन वो कोई भी हेल्दी हैबिट्स नहीं अपनाता है अपने बिहेवियर को चेंज करने के लिए। जैसे कि अधिकतर लोगों को पता है कि हेलमेट पहनना चाहिए, हेलमेट पहनने से वो ना सिर्फ चालान से बल्कि एक्सीडेंट से भी बच सकते हैं, लेकिन फिर भी लोग नहीं पहनते, देखो। ठीक है, फिर थर्ड स्टेज में क्या होता है, थर्ड स्टेज में लोगों को यह बिलीव होने लगता है कि उनमें भी कोई इलनेस, डिजीज़ या हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स उत्पन्न हो सकती हैं। इसके बावजूद भी वो रिस्क को कम करने के लिए कोई अप्रोप्रिएट बिहेवियर
करने में अपनी असमर्थता जताने लगते हैं। जैसे अगर किसी पर्सन को पता है कि हेलमेट नहीं लगाएगा तो एक्सीडेंट हो सकता है, वो इस चीज़ को मानता है, लेकिन फिर भी नहीं बार बार लगा पाएगा। एक इंसान को पता है ज़्यादा नमक खाने से उसका बीपी हाई हो जाएगा, लेकिन फिर भी खा रहा है। तो मतलब क्या है कि डिसाइड नहीं कर पा रहा चीज़ों को, कंसिडर टेकिंग एक्शन, कंसिडर कर रहा है पर डिसाइडिंग नहीं है। फोर्थ स्टेज में क्या है कि इस स्टेज में लोग यह एक्सपीरियंस करते हैं कि उन्हें एक्टिव होकर अपनी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए, परंतु वे ऐसा कुछ नहीं करते। ठीक है, यहाँ वो सोचते भी हैं, समझते भी हैं, उठाने की भी सोचने लगते हैं, पर क्या है, कोई भी कदम उठा नहीं पाते हैं। ठीक है, डिसाइड कर लेते हैं नॉट टू एक्ट, पर एक्ट नहीं करते। पर फिफ्थ स्टेज में जब आते हैं तो डिसीजन टू एक्ट, डिसीजन ले लेते हैं कि हाँ मुझे अब हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनानी है, मुझे डेली जिम जाना है, मुझे तला भुना नहीं खाना है। ठीक है, नेक्स्ट है एक्टिंग स्टेज, यानी कि सिक्स स्टेज, जहाँ पे जो उसने डिसीजन लिया है अपनी हेल्थ को बेहतर बनाए रखने के लिए, उस डिसीजन को एक्ट के रूप में करने लगता है। डेली व्यायाम करेगा, फैटलेस खाना खाएगा, न्यूट्रिशियस फूड लेगा, डाइट लेगा, प्रॉपर नींद लेगा। सेवन्थ स्टेज क्या है, मेंटेनेंस की स्टेज, जहाँ व्यक्ति हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम से निपटने के लिए जितने भी एक्शन और बिहेवियर करना स्टार्ट करता था, उन सभी के साथ एक लंबे समय तक उसको चला के रखता है, और इसलिए चला के रखता है ताकि वो किसी भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम से सफ़र ना करे। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा मॉडल है आपका। ठीक है, प्रिकॉशन अडॉप्शन प्रोसेस मॉडल, तो बहुत ही सिंपल से मॉडल है। इसका बस जिस्ट आप समझिए कोई मॉडल क्या कहता है, और उस मॉडल का कॉन्सेप्ट समझने के बाद उस कंपोनेंट का ध्यान रखिए। ज़्यादातर मॉडल अपने नाम के अकॉर्डिंग ही हैं। थैंक यू सो मच बच्चों।